अपमान मत करना नारियों का, अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है। अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं के गोद में पलता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम सदस्यों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हर बार की तरह एक ऐसे साहित्यकार को मैं आज लेकर आई हूँ जिनकी साहित्यिक यात्रा को जानकर आपको ऊर्जा मिलेगी और साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय कार्य करने का प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ आदरणीय नीलू जी का। नीलू जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना संक्षिप्त परिचय हमारे श्रोताओं को दें। जी। जिंदगी छोटी सी, अरमान बहुत थे। जिंदगी छोटी सी, अरमान बहुत थे। हमदर्द कोई न था, इंसान बहुत थे। हमदर्द कोई न था, इंसान बहुत थे। अपना दर्द बतलाते तो भी किसको बतलाते, अपना दर्द बताते तो किसे बताते। दिल का हाल जानने वाले अनजान बहुत थे। दिल का हाल जानने वाले अनजान बहुत थे। मैं डॉक्टर नीलू सक्सेना कस्तूरी आपके सामने उपस्थित हूँ। आप सभी को प्रणाम करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती बहुत ही शानदार पंक्तियां और बहुत ही शानदार तरीके से आपने इस इंटरव्यू की शुरुआत की है। तो हूँ। नीलू जी। जी, जैसे कि आप खुद भी एक लेखिका हैं, तो आपको क्या लगता है वर्तमान परिवेश में आज के युवा साहित्य में रुचि रखते हैं या नहीं? बिल्कुल रखते हैं और अच्छा लिखते हैं। मैं उनको पढ़ती रहती हूँ और जो उनकी कमियां होती हैं वो पूछते हैं और मैं बराबर बताती भी हूँ। जो लोग पूछते हैं उनको तो मैं बराबर बताती हूँ कि इस तरह से नहीं, इस तरह से लिखो। और आजकल बच्चे लोग लेख ज्यादा लिख रहे हैं, युवा लोग जो हैं आर्टिकल में ज्यादा विश्वास रखते हैं। वो दोहा रोला छंद नहीं सीखते हैं, वो डायरेक्ट तो लिखना अगर शुरू कर। आपको लगता है कि आज के युवा सक्रिय हैं साहित्य के क्षेत्र में, तो फिर इसकी क्या वजह है कि अब पुस्तकें उतनी बिकती नहीं है जितनी पहले के समय में भी बिकती थी? पहले पुस्तकें पढ़ने का एक जुनून होता था। मैं भी एक दिन में एक उपन्यास या 1.5 दिन में एक उपन्यास पूरा कर देती थी, गुलशन नंदा और ऐसे। पर आजकल मोबाइल लैपटॉप पे सारी चीजें आ गई हैं तो बच्चे उसी पे सब सीखना चाहते हैं। और जो कमी थी वो गूगल ने पूरी कर दी है। हम कुछ भी प्रश्न पूछें बच्चे तुरंत गूगल से निकाल कर जवाब देते हैं। तो इसलिए पुस्तकें बिकना कम हो गई हैं, पुस्तकों की बिक्री। मेरा जहां तक सोचना है कि मैं भी कई बार तो प्रश्न। बिल्कुल जी। आदरणीय, आपके बात से मैं भी ताल्लुक रखती हूँ। तो कहीं न कहीं ये भी तो हम लोग कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के कारण जितना हमारे युवा आज भटक रहे हैं या साहित्य के क्षेत्र में नहीं आ पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं सोशल मीडिया के कारण ही वो अपनी एक पहचान बना पा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल अपनी पहचान सोशल मीडिया से बना पा रहे हैं वो। पर पुस्तकें पढ़ना आजकल फैशन कह लो या रिवाज कह लो, खत्म सा हो गया है। और वो गूगल पर ही, मोबाइल पर ही सब कुछ ढूंढ लेना चाहते हैं। इवन अपने दोस्त भी वो मोबाइल पर ही ढूंढ लेकिन लेते हैं। अगर हमारे युवा इसी तरह मोबाइल पे भिड़े रहे, क्योंकि मोबाइल अगर रेगुलर हम लोग चलाते हैं तो हमें आंखों की भी बीमारियां हो जाती है। हमें बहुत सारे आप देखते होंगे कि कम उम्र के युवा सर दर्द की परेशानी से परेशान रहते हैं। तो फिर इसके जी। लिए आप क्या कहेंगी? इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि समय पे सोए, समय पे जागे, जल्दी सोएं जल्दी जागें। और मोबाइल का, सोशल मीडिया का कम उपयोग करें। और पुस्तकें दिन के उजाले में, जो सूरज की रोशनी है उसमें पढ़े तो ज्यादा बेहतर है उनके लिए। कि मेरा ऐसा बिल्कुल सोचना है। आदरणीय, जितनी गंभीरता और जितनी गहराई के साथ आप अपनी बातों को रख रही हैं, इसकी वजह क्या है? पुस्तकें हैं या फिर सोशल मीडिया है?
मैं पुस्तकें ज़्यादा पढ़ती हूँ, तो मैं युवाओं को भी कहना चाहूँगी कि वो पुस्तकें पढ़ें। हमारे जो साहित्यकार हैं उन्होंने बहुत अच्छा हमें साहित्य दिया है, हर क्षेत्र का साहित्य दिया है। प्रेमचंद जी को ले तो एक गरीबी से उठ के उनने साहित्य दिया है। निराला जी को दें, दिनकर जी को दें, जो देश प्रेम से ओतप्रोत भी रचनाएं उन्होंने दी हैं। अभी हरिओम कुमार जी लिख रहे हैं। एक देशभक्ति का जोश जगता है। तो मैं युवाओं से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी कि वो बिल्कुल। पुस्तकें खरीदें और पढ़ें, और एक छोटा सा अपने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बना के रखें, जब मन हो निकालें और पढ़ लें। बहुत ही बेहतरीन। इसका मतलब आप जो इतने अच्छा सुन रहे हैं नीलू जी की, इनके प्यारे प्यारे जो शब्द आप सुन रहे हैं, ये सभी उनकी पुस्तकों की देन है, क्योंकि उन्होंने बहुत तरह की पुस्तकें पढ़ी हैं। तो चलिए, पुस्तकों पे बात चल रही है, तो इसी बीच मैं जानना चाहूंगी कि अगर आपसे पूछा जाए कि आज के युवा को किस तरह की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, तो आप किन किन पुस्तकों का नाम उन्हें साझा करेंगे? मैं उनको सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी का नाम करूंगी। उसके बाद प्रेमचंद जी को उनकी छोटी छोटी, नहीं बड़ा उपन्यास पढ़ने का उनके पास समय है, तो छोटी छोटी कहानियां भी प्रेमचंद जी ने बहुत लिखी हैं। महादेवी वर्मा जी ने बहुत लिखी हैं, उनको पढ़ें। इसके बाद हमारे दिनकर जी हैं, निराला जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, जिन्होंने झांसी की रानी के ऊपर एक कविता लिखी थी, बुंदेले हर बोले के मुंह से सुनी हमने कहानी थी। तो इस तरह की देश प्रेम की, और अभी जो देश में एक ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, उसके लिए भी ये कविताएं मुझे लगता है कि बिल्कुल फिट बैठती हैं आज के युग के हिसाब से भी, जो उन्होंने बहुत पहले लिख दी है, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के लिए जोश बिल्कुल। आता है कविताओं को पढ़ के। जी बिल्कुल, नीलू जी ने कुछ पुस्तकों का नाम आप सभी के साथ साझा किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इस तरह से बोल सके, एक बेहतरीन वक्ता बन सके, क्योंकि कहा जाता है जो सबसे अच्छा पाठक हो या जो सबसे अच्छा श्रोता होता है, वही एक अच्छा वक्ता भी बनता है। तो आपके पास जी शब्दों का चयन बहुत ही अच्छा हो, इसके लिए आपको पुस्तकें पढ़नी चाहिए। पढ़नी तो नीलू चाहिए। जी, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दे रही हैं। लगता है आपके पास भी शब्दों का भंडार है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। तो बातें जी तो होती रहेंगी, हम चाहेंगे कि एक रचना हमारे दर्शकों के बीच प्रस्तुत करें। जी बिल्कुल, एक रचना पढ़ती हूँ मैं। पहले तो मैं देश प्रेम के ऊपर ही अपनी 4 लाइनें पढ़ देती हूँ, जो अभी चल रहा है कि एक सैनिक क्या चाहता है। 4 पंक्तियां पढ़ के मैं अपनी रचना पढ़ूंगी। मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, अमन से भरा ये वतन चाहिए, अमन अरे से वाह, भरा बहुत ये वतन बेहतरीन। चाहिए। जब तक जिंदा रहूं मातृभूमि के लिए, जब तक जिंदा रहूं मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए, तो तिरंगा कफन चाहिए। और इसी के साथ में बहुत देश की, जो अभी देश में चल रहा है, देश के वीर जवानों के लिए ही पढ़ देती हूँ। पढ़ना तो दूसरी चाह रही थी, पहले ये पढ़ देती हूँ, क्योंकि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, दिमाग में वही चीजें घूमती हैं। देश के वीर जवानों का अभिनंदन है, करूं मैं तुम्हें नित नित वंदन है। आज हमारे सैनिक किस परिस्थिति में कैसे लड़ रहे हैं, ये हम सब जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने, कल मोदी जी ने भी उनकी जाके बहुत तारीफ करी है, तो दिल खुशी से गदगद हो गया, आह्लादित हो गया कि
सैनिकों की अगर कोई तारीफ करता है तो हमारे देश की तारीफ होती है, हमारे वतन की तारीफ। आज हम सुरक्षित हैं यहाँ पर तो उन्हीं के कारण सुरक्षित हैं। तो उन्हीं के लिए देश के वीर जवानों का अभिनंदन है, करूं मैं तुम्हें नित नित वंदन है। अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहते हो, तनिक भी अनुशासन में ढील नहीं करते हो। अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहते हो, तनिक भी अनुशासन में ढील नहीं करते हो। पूरे जोश जज्बे से कार्यों को अंजाम देते हो, चाहे चीन हो या पाकिस्तान तुम डटे रहते हो। चाहे चीन हो या पाकिस्तान तुम डटे रहते हो। दिल करता है तुम्हें लगाऊं तिलक और करूं अर्चन। दिल करता है तुम्हें लगाऊं तिलक और करूं अर्चन। देश के वीर जवानों का अभिनंदन। देश के वीर जवानों का अभिनंदन, करूं मैं तुम्हें नित नित वंदन। -40 में भी देश की रक्षा की खातिर, -40 में भी देश की रक्षा की खातिर, रेगिस्तान में 50 में सेवा में आतुर। कोई दुश्मन घुस न पाए देश की सीमा में, कोई दुश्मन घुस न पाए देश की सीमा में। हर दम हर पल चौकस रहते हो देश की खातिर। देश के वीर जवानों का सम्मान है, बिल्कुल देश के वीर जवानों का अभिनंदन है। देश के वीर जवानों का अभिनंदन, करूं मैं तुम्हें नित नित वंदन है। कदम पीछे हटाने से कभी नहीं घबराते, आगे ही आगे बढ़ते नहीं डगमगाते। कदम पीछे हटाने से नहीं घबराते, आगे ही आगे कदम बढ़ाते नहीं डगमगाते। पूरे हिंदुस्तान को तुम पर गर्व है, पूरे हिंदुस्तान को तुम पर गर्व है, क्योंकि वीर सिपाही कभी नहीं थकते। क्योंकि वीर सिपाही कभी नहीं थकते। आज तुम्हारा कुछ ऐसा ही गुणगान है, आज तुम्हारा ऐसा ही गुणगान है। देश के वीर जवानों का अभिनंदन, देश के वीर जवानों का अभिनंदन है, करूं मैं तुम्हें नित नित वंदन है। वीर सैनिकों तुमसे ही हमारी दिवाली है, वीर सैनिकों तुमसे ही हमारी दिवाली है। त्योहारों की राखी और रंग बिरंगी होली है, त्योहारों की राखी और रंग बिरंगी होली है। तुम अपने घर से दूर देश की खातिर, तुम अपने देश के तुम अपने घर से देश की खातिर, हम हिंदुस्तानी ने भारत माँ की जय बोली है। हर हिंदुस्तानी ने भारत माँ की जय बोली है। देश के वीर हम सब तुम्हें करते सलाम हैं, देश के वीर जवानों का अभिनंदन है, करूं मैं तुम्हें नित नित वंदन है। देश के वीर जवानों का अभिनंदन है, करूं मैं तुम्हें नित नित वंदन है। ये हमारे दूसरे भगवान हैं। जैसे हम एक डॉक्टर को भगवान मानते हैं, हमारे सैनिकों को भी हम भगवान मानते हैं। बिल्कुल। सभी के भारत लिए माता की जय। जय। तो बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति आदरणीय, और जिस तरह से आपने जो हमारे वीर जवान हैं उनकी जो जीवनी होती है वो किस तरह से अपने कार्य करते हैं
और उनके कारण ही आज हम कैसे सुरक्षित हैं और अपने घर में निवास कर रहे हैं। इस यस। सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आपने अपनी रचना को लिखा है और इतने भाव, इतने बेहतरीन तरीके से आप प्रस्तुत कर रही हैं कि क्या कहें। मैंने पहले भी कहा है कि आपने इतनी अच्छी-अच्छी पुस्तकें पढ़ी हैं, जो आपके पास शब्दों की तो कमी बिल्कुल नहीं है और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर चीज़ को प्रस्तुत करते हैं, चाहे अपनी बातों को कहें या फिर कविताएँ बोलें। बहुत ही बेहतरीन आदरणीय। जी, तो बहुत-बहुत चलिए धन्यवाद। इसी के साथ मेरे साथ-साथ हमारे दर्शक भी बहुत ही आनंद ले रहे हैं आपकी इस इंटरव्यू में। तो हमारा एक प्रश्न आ रहा है, हमारे श्रोता का प्रश्न है कि आदरणीय आपने किस तरह से साहित्य के क्षेत्र में अपना प्रारंभ किया और वो कौन-सा ऐसा विषय था, जिस पे आपने अपनी रचना लिखी? मैं शादी के पहले लिखती थी। जी, फिर ज़िम्मेदारियों का जो एक बोझ काँधे पर आया, तो कहते ना कि भूल गए नोन तेल लकड़ी और याद, भूल गए सारी छकड़ी और याद रहा नोन तेल लकड़ी। घर गृहस्थी, बच्चों की परवरिश, बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, ये सब करने के बाद मैंने 35 साल बाद में मंच पर आई और वो पहला जी, और पहला मैंने अपनी बेटी की सगाई में एक बेटी के ऊपर ये कविता लिखी थी और पढ़ी उसको। और शायद सगाई में जितने लोग बैठे थे, मुझे नहीं लगता कि किसी की आंखें नम नहीं थी, सभी की आंखें नम थी उस कविता को सुनकर। तो तो कभी वो ऐसा मेरी हुआ है कि आप मंच पे गई हों मंचन करने और आपको घबराहट हुई हो या ऐसा कभी कि आप मंचन करके मंच से उतरी हो और सारे आपके जितने भी श्रोता हैं वो आपको घेर लिए हो और कहे हो कि क्या आपने प्रस्तुति दी हो? ऐसा कुछ अनुभव आपके साथ? जी, जी। पहली बार जब मैंने अपनी बेटी की सगाई में जो रचना पढ़ी थी, मैं अपनी मेरी 2 बेटियाँ हैं, तो मैं हमेशा लाडो, लाडली, लाडो रानी ऐसे ही बोलती हूँ मैं उनको, बहुत प्यार करती हूँ और बहुत प्यारी बेटियाँ हैं मेरी। तो जब मैंने पहली कविता जो आपका पहला प्रश्न का जवाब दे रही हूँ कि पहली कविता पढ़ी 35 साल बाद, मंच पर सारे रिश्तेदार वगैरह बैठे थे और पैर ऐसे काँप रहे थे कि शायद मैं गिर जाऊँगी और पसीना-पसीना हो रही थी मैं। अच्छा। तो क्योंकि 35 साल बाद एक मंच माइक पकड़ना बहुत मुझे मुश्किल लग रहा था। हुँ, सगाई भी का मौका था और जब नीचे उतरी तो मेरी बहनें, मेरी ननदें, मेरी जेठानी सब मेरे एकदम ऐसे गले से लगा लिया। वही एक ही अ, मंच पे दोनों चीज़ें मेरे साथ हुई कि चलिए तो ये वो तो बहुत काफ़ी एक अच्छा अनुभव आपको मिला अपनी जी। प्रस्तुतिकरण से। तो अब बात करते हैं हमारे युवाओं की, कि बहुत सारे युवा हैं जो कविताएँ लिखना चाहते हैं। उनके अंदर भावनाएँ भी हैं, शब्द भी हैं, लेकिन वो सही तरीके से कविता को सृजित नहीं कर पाते हैं। इसके साथ-साथ वो प्रस्तुत भी नहीं कर पाते हैं। तो जी, वो ऐसे आजकल विद्यार्थियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? आजकल माने व्हाट्सएप पर छंद की क्लासेस होती हैं। जी, बहुत लोग ले रहे हैं, निःशुल्क ले रहे हैं। तो मैं उन युवाओं से कहूँगी कि वो अपना समय जो सोशल मीडिया को देते हैं, उसमें वो 1 घंटा छंद सीखने में लगाएँ, तो शायद बहुत अच्छी कविताएँ लिख पाएँगे वो। और या फिर वो अतुकांत कविताएँ लिखें, ज़रूरी नहीं कि तुकांत ही हो। और अतुकांत में अपने भावों को पिरो दे पूरा वो, तो भी वो कविता बहुत अच्छी बन सकती है। पर उसकी प्रस्तुति बेहतर होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि घर में उसको 8-10 बार वो पढ़ ले, फिर वो मंच पे प्रस्तुत करे, तो बहुत अच्छी प्रस्तुति होती है। तो एक कविता को लिखते वक़्त किन-किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी मुस्कान जी कि हम किस विषय को लेकर, किस भावना को लेकर रचना लिख रहे हैं, उस भावना का पूरा एक प्लॉट कह लो, एक पूरा छवि अपने दिमाग में रख लें।
एक उदाहरण दूंगी, जैसे अभी मातृ दिवस निकला तो हमें माँ के ऊपर लिखना है, तो हम माँ की छवि को, कि माँ हमारे लिए क्या क्या करती है, क्या करती, माने माँ के बिना हमारा संसार कैसा है, हम कैसे रहना चाहते हैं, हम माँ को क्या सुख देना चाहते हैं, माँ से क्या अपेक्षाएं तो हम बहुत करते हैं, पर माँ को क्या देना चाहते हैं। माँ सिर्फ प्यार के 2 शब्द सुनना चाहती है, हरदम दरवाजा खोल के बच्चे का मुंह देखती रहती है, हमारी उम्र में आके तो अक्सर यही होता है, और बच्चे कहते हैं मम्मी टाइम नहीं है। तो माँ की भावनाओं को समझते हुए अगर वो एक पूरा एक प्लॉट बना लें, फिर रचना लिखें, तो शायद वो रचना बहुत अच्छी होगी। मैंने एक उदाहरण दिया आपको अभी मातृ दिवस का ही। वादानी, अभी तो विद्यार्थियों की बात हो गई। अब बातें करते हैं महिलाओं की, क्योंकि आप एक खुद की मातृ शक्ति हैं और प्रतिभाओं के एक शानदार रिकॉर्ड के साथ आज आप कई महिलाओं की एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। तो ऐसे कई महिलाओं की हालत होती है जो कहती है कि मैं अपने घर परिवार में उलझ के रह गई हूँ, ऐसे में मैं अपनी प्रतिभाओं को कैसे निखारूं? तो उन महिलाओं को आप क्या सजेशन देना चाहेंगी? मैं अक्सर मंच पे भी कहती हूँ, और आज आपसे भी मुस्कान जी कह रही हूँ, कि नारी का जीवन सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित नहीं है। नारी बिल्कुल। एक शक्ति है, और वो चाहे तो क्या नहीं कर सकती। तो हमें अपनी शक्ति को निखारना चाहिए। मैं अपना उदाहरण दूं कि मैं अभी 64 प्लस चल रही हूँ। मैं स्पोर्ट्स में भी दखल रखती हूँ, मैं छोटी मोटी मिमिक्री भी कर लेती हूँ, और अभी मैं संगीत सीख रही हूँ। तो मैं महिलाओं से कहती हूँ कि जब 10-15 औरतें बैठती या मंच पे, और मैं सारी महिलाओं को एक संदेश देना चाहूंगी कि उम्र तो एक अंक है, और इसका काम है बढ़ते रहना, पर हमें अपनी इच्छाओं को दफन नहीं करते हुए, अपनी जो क्षमता को पहचानते हुए, कोई कुकिंग में बहुत अच्छी हैं, कोई सिलाई कढ़ाई में बहुत अच्छी हैं, अपना बुटीक अच्छे से रन कर सकती हैं, कोई ड्राइविंग क्लासेस बहुत अच्छे से ले सकती हैं। इस तरह से भी महिलाएं, छोटे शहरों की महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं। तो महिलाओं में को अपनी क्षमता को पहचानने की, अपनी कला को पहचानने की एक क्षमता होनी चाहिए, और वो बहुत अच्छे से कर सकती हैं, और करना भी चाहिए उन्हें। हम चूल्हे चौके के लिए ही नहीं बने कि सुबह उठे खाना बना लिया और शाम को फिर खाना बना लिया। हमारी तो दिनचर्या मैम, अलग। आपने कैसे ये संतुलन बनाया अपने घर में? क्योंकि आप एक बेहतरीन माँ, एक बेहतरीन वक्ता हैं, तो कहीं न कहीं आपको भी परेशानियाँ झेलने को मिली होगी, क्योंकि आपको अपना घर भी सँभालना होगा, बच्चे भी सँभालना होगा, आपको अपनी प्रतिभा भी निखारनी है। तो सारे चीज़ों को देखते हुए आपने कैसे अपने जीवन में एक संतुलन बनाया और हर क्षेत्र में आप परिपूर्ण रहीं? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, तो मुझे दिन के 3 घंटे ज़्यादा मिल जाते हैं, और मैं हर महिला से कहना चाहती हूँ कि सुबह जल्दी उठो, सूर्योदय से पहले उठ जाओ। और आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो देर से सोना और देर से जगना, वो स्वास्थ्य के प्रति भी खराब है, और अपने लिए भी। कुछ समय हम अपने लिए दें, प्रकृति के सानिध्य में रहें, थोड़ा बहुत योग करें, और उसके बाद घर के काम थोड़ा फुर्ती से करें। और इसमें मेरे पति का पूरा सहयोग रहता है कि वो मुझे हर कदम पे, हर जगह मेरा साथ देते हैं। अभी भी वो मेरे बगल में बैठे हुए हैं, और वो मुझे हर जगह सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर महिला आगे बढ़ना चाहे तो घर के लोग सपोर्ट ज़रूर करते हैं, पर पहला कदम महिला को ही उठाना होगा। तो कभी-कभी ये भी तो देखने को मिलता है कि एक लड़की बहुत प्रतिभाशाली होती है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है, तो वो अपने कुटुंब के अनुसार अपनी प्रतिभाओं को कभी-कभी दबाने भी लगती है। ऐसा कई परिवारों में देखा जाता है, क्योंकि एक जी, लड़की का जो जीवन है,
उसके कुटुंब यानी उसके ससुराल पे निर्भर करता है। तो क्या आपके जी पास भी ऐसी कोई अनुभव या कोई ऐसा आपने देखा अपने आस-पास के वातावरण में, जहाँ पे ऐसी कोई लड़की जिसके अंदर बहुत प्रतिभा होगी, लेकिन कुछ ससुराल वालों ने या कुछ ऐसे कारणों से उसकी प्रतिभा दब गई हो? जी, ये कुछ अपवाद होते हैं और बहुत सारी प्रतिभाएं। एक तो एक मेरी सहेली की बेटी एमबीबीएस करके अपने ससुराल गई थी। बिजनेस पर वाला परिवार था, व्यापारिक परिवार था, वो कारोबार था उनका लंबा। उन्होंने कहा नहीं, हमारी बहू नहीं क्लिनिक खोलेगी, नहीं जॉब करेगी। वो लड़की, मैंने आज भी मुझे उसका चेहरा याद आ रहा है, अभी बात कर रही हूँ तो। एक नीट क्लियर करके एमबीबीएस करके वो एमएस की तैयारी कर रही थी, पीजी की, और शादी के बाद उसकी प्रतिभा दब के रह गई। तो ऐसी हजारों महिलाएं हैं जिनकी प्रतिभाएं दब के भी रह गई हैं, पर अगर वो आज भी कोशिश करें, डट के खड़ी हो जाएं, तो संभव है कि वो कर सकती हैं। पर फिर वही कहना चाहूंगी कि पहला कदम महिला को एक पूरी अपनी क्षमता को, अपनी हिम्मत को जुटा के करना तो पड़ेगा, और महिलाएं कर भी रही हैं उस जगह पर। और जिन्होंने पहला कदम उठा लिया वो सक्सेस, क्योंकि मेरी शादी भी 16 साल में ही हो गई थी, नाबालिग थी, और समाज से लड़ते हुए मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो मैं महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि अपनी क्षमताओं को पहचाने और उनको उभार कर समाज में लाए। हर प्राणी में, हर महिला में अपार क्षमता होती है। जब वो सृजन कर सकती है, वो सहन कर सकती है, प्रकृति ने उसको अलग गुण दिए हैं, वो धरती माँ के समान सहनशील है, परिवर्तनशील है, सृजनशीलता उसमें है, तो वो अपने लिए क्यों नहीं जी सकती है? कदम तो उठाए, कुछ अपवादों को छोड़कर। बहुत ही शानदार तरीके से आप हर एक प्रश्न का उत्तर दे रही हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए आपकी पसंदीदा विधा और पसंदीदा अगर विषयों की चर्चा करें, जैसे ऐसी कौन-सी विषय है जिन पे आपकी रचनाएँ बहुत ज़्यादा लोगों पसंद करते हैं और आप उस विषय पे बराबर लिखती हैं? ऐसा कोई विषय आपके जीवन में? मैं नारी के ऊपर लिखती हूँ, मैं अच्छा, बेटी के इसलिए ऊपर आपने नारियों के लिए इतने सारे वाक्य बोले, इतने सारे अच्छे-अच्छे बातें बताई हैं। जी, जी, मुझे तो मैम हम चाहेंगे क्योंकि आप नारियों पे बहुत अच्छी-अच्छी बातें हमें बताई हैं, तो एक नारी पे रचना भी हो जाए। अ, जी आदरणीय, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक रचना पढ़ती हूँ। जी, हमारा प्रेम हमारी ताकत, हमारा जी, प्रेम ही हमारी ताकत है। नारी क्या चाहती है, उसके ऊपर एक रचना है की नारी प्रेम की पराकाष्ठा तक प्रेम करती है, और जब वो किसी से प्रेम करती है तो वो पूरा सर्वस्व उसको न्यौछावर भी कर देती है। प्रेम की परिकाष्ठा बस प्रेम ही है। प्रेम की पराकाष्ठा सिर्फ प्रेम ही है। प्रेम की चाहत बस प्रेम ही है। बिल्कुल, प्रेम की पराकाष्ठा बस प्रेम ही है। प्रेम की चाहत बस प्रेम ही है। इस जगत में सब प्यार के भूखे हैं। इस जगत में सब प्यार के भूखे हैं। नहीं चाहिए किसी को धन दौलत किसी की। नहीं चाहिए किसी को धन दौलत किसी की। बस प्रेम के दो बोल ही जिंदगी बना देते हैं। बस प्रेम के दो बोल ही जिंदगी बना देते हैं। ये मेरी कविता अतुकांत है। एक प्रेम एक एक मोतियों से बनी माला है। प्रेम एक एक मोतियों से बनी माला है। प्रेम एक धागे में अपने आप को पिरो डाला है। प्रेम ने एक धागे को अपने आप में पिरो डाला है। जब ईश्वर पर समर्पित होती है यह माला, नारी का यहाँ पर मैंने वर्णन किया है। जब ईश्वर पर समर्पित होती है यह माला,
मोतियों के प्रेम की यह खासियत है, इसमें उसने ढाला। मोतियों के प्रेम की यह खासियत है, इसमें उसने ढाला। प्यार किसी से भी हो सकता है, प्यार बिल्कुल प्रेम सही किसी बात। से भी हो सकता है, और वह हमारी ताकत बन सकता है, और वह हमारी ताकत बन सकता है। पहला प्यार तो माँ से होता है, पहला प्यार तो माँ से होता है, बस एक बड़ी ताकत बन जाता है। जब तक सर पर माँ का हाथ है, दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब तक सर पर माँ का हाथ है, दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब प्यार बहन का होता है, जब प्यार बहन का होता है, तो भाई पर किसी बुरी नजर का असर नहीं होता। तब भाई पर किसी बुरी नजर का असर नहीं होता है। पिता अपनी रानी बेटी से प्यार करता है, पिता अपनी रानी बेटी से प्यार करता है। बेटी के जीवन में सबसे बड़ा आदर्श उसका पिता होता है। बेटी के जीवन में सबसे बड़ा आदर्श उसका पिता होता है। प्रेम की ताकत राधा के विरह प्रेम की ताकत से राधा विरह को सह गई। प्रेम की ताकत से राधा विरह को सह गई। प्रेम की ताकत से मीरा जहर भी पी गई। प्रेम की ताकत से राधा विरह को सह गई। प्रेम की ताकत से मीरा जहर भी पी गई। प्रेम की ताकत से शबरी पूरी जवानी इंतजार में बीत गई। प्रेम की ताकत से शबरी की पूरी जवानी इंतजार में बीत गई। प्रेम की ताकत से द्रौपदी की भरी सभा में लाज बच गई। प्रेम की ताकत से द्रौपदी की भरी सभा में लाज बच गई। प्रेम ही हमारी ताकत बन जाता है, प्रेम ही हमारी ताकत बन जाता है। प्रेम की पराकाष्ठा प्रेम ही है, प्रेम की पराकाष्ठा बस प्रेम ही है। प्रेम की चाहत बस प्रेम ही है, प्रेम की चाहत बस प्रेम ही है। नारी जब किसी से प्रेम करती है, चाहे बच्चा हो, चाहे पति बिल्कुल हो, चाहे भाई हो, वो टूट कर प्यार करती है, स्नेह करती है, आशीष देती है। नारी बहुत ही प्यारी प्रस्तुति, और आपकी प्रस्तुति की जितनी प्रशंसा की जाए वाकई कम है। आपकी हर रचना में एक अलग भाव है, एक अनुभव नजर आ रहा है। और जिस तरह से आपने शीर्षक चुना, वाकई प्यार तो हर संबंध के लिए जरूरी है, हर वस्तु से लोगों को प्यार होनी चाहिए। आजकल आप देखिएगा इंसान तो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ऐसा हो चुका है। और ऐसे समय में अगर आप किसी को थोड़ा सा भी प्यार दें, स्नेह दें, तो वो पूरा जीवन आपको समर्पित करने के लिए तैयार हो जाता है। तो प्यार में वो शक्ति है, और वही शक्ति को आपने अपने कविताओं में दर्शाया है। तो ये तो मतलब क्या कहें, आपके पास वाकई बहुत, कहते हैं ना, एक डिक्शनरी आपने खुद के दिमाग में ही बना रखा है, और उस डिक्शनरी में से अब हमेशा शब्द चुन के रचना लिखती हैं। तो आदरणीय, आपसे बहुत ही बहुत खास बातचीत हुई, विभिन्न विषयों पे हुई, आपने बहुत ही बेहतरीन रचनाएं सुनाई। तो अब बारी है हमारे श्रोताओं की। आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं श्रोताओं के लिए, जो साहित्यकार श्रोताओं के लिए ही कहना है ना, कि और सभी के लिए कहना चाहूंगी कि जो सुन रहे हैं, कि प्रेम से रहें, प्यार से रहें। जितना प्यार हम दे सकते हैं दें। जो शक्ति प्यार में है वो मार में नहीं है, डांट में नहीं है। हम प्यार से वो काम करवा सकते हैं जो हम मार से नहीं करवा सकते। प्यार से एक शेर भी सर्कस में नाच सकता है। तो प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति है। अभी मेरी कविता में भी आया कि मीरा जहर पी गई, द्रौपदी की लाज बच गई। ये सिर्फ प्रेम की ही परिकाष्ठा थी कि, तो प्रेम करें एक दूसरे से, आपस में प्रेम से रहें। लड़ने भिड़ने में, लड़ाई में क्या रखा। हम जब भी मिले, प्रेम प्यार से मिले, स्नेह से मिले, और मुस्कुराते हुए मिले। मेरा तो जहाँ तक है, सभी से हम हंसकर अभिवादन करें। एक प्रणाम, एक अभिवादन हजारों लोगों को अपना बना सकता है। तो हम क्यों एक हाथ में लट उठाएं, डंडा उठाएं। हम सिर्फ दो हाथ जोड़कर अभिवादन।
धन्यवाद। चलिए, आप तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस इंटरव्यू में हम लोग खास बातचीत कर रहे थे डॉक्टर नीलू सक्सेना जी से, जिन्होंने विभिन्न विषयों पर चर्चा की और अपनी साहित्यिक जीवन और अपनी साहित्यिक रचनाओं का भी प्रस्तुति हम सभी के बीच की थी। तो चलिए, अभी मैं आप सभी से लेती हूँ अलविदा। फिर मैं मिलूंगी अगले सत्र में एक नए साहित्यकार के साथ, फिर उनकी जीवनी, उनके साहित्य की यात्रा से कुछ सीखेंगे और कुछ नया करेंगे समाज में। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो को खूब सारा प्यार दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।